मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। अपन क्लास 10th और एनसीईआरटी बेस्ड उसमें भी कंप्लीट वन शॉट क्लासें लेके आ रहे हैं और सारी क्लासें आपको अवेलेबल हो भी गई है प्लेलिस्ट के अंदर। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वहाँ पर साइंस एवरीथिंग ऐप का लिंक दे रखा है। उस ऐप पे जाकर के आप लोग हैंड रिटन नोट्स फ्री में आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। और फ्री मतलब आप क्लासों को जैसे एक्सेस करोगे तो क्लासों के साथ हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, तो वो चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। प्लस जैसे आप कोर्स को एक्सेस करोगे तो उसके अंदर जितनी भी क्लासें चलती हैं इनका कंप्लीट जो पीडीएफ है हैंड रिटन वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट पेपर और उसके साथ साथ में आपको कंप्लीट बॉक्स, सारी चीज़ें वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्ले स्टोर पे जाकर के आप लोग उसका लिंक नीचे दे रखा है। प्लस कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, प्लस उसके साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी इसी टाइप की क्वेरी हो तो आप लोग रिजॉल्व करवा सकते हैं। प्लस इस क्लास को आप लोग अपने साथियों तक अधिक से अधिक शेयर भी करें और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ थोड़ा सा निवेदन कि आप सब्सक्राइब भी करें और क्लासों को लाइक तो करें ही आप लोग। तो चलते अपनी यात्रा के अंदर। और आज का जो अपना चैप्टर है उसके अंदर अपन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तो इनके अंदर से गुजरते हुए आज अपन एनवायरनमेंट जो कि लास्ट चैप्टर है इस पे अपन आने वाले हैं। और यस, पेन तो मुझे मिली नहीं तो इसी पेन से चलाना पड़ेगा। ओके, तो अपन लेकर के चलते हैं यात्रा को आगे। तो चैप्टर आज अपने पास में रहने वाला है आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट ये आपका लास्ट चैप्टर रहने वाला है ना। बाकी सारी क्लासें आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे सारा कंप्लीट सिलेबस आपको सिलेबस और अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिस्प्ले पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन के साथ में सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। आवर एनवायरनमेंट, यस। एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में चले तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो एनवायरनमेंट का मीन होता है ना कि एवरीथिंग सराउंड अस ऑन, है ना। कोई भी अपने आसपास का जितना भी सराउंड है उस सराउंड के अंदर, अपने आसपास के अंदर जितना कहीं कुछ भी है ना, एवरीथिंग इज इन अवर सराउंड, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है, एनवायरनमेंट क्या है तो अपन नोट करते हैं, एवरीथिंग is in our surround. एवरीथिंग इज इन आवर सराउंडिंग। अपने आसपास के वातावरण में कुछ भी चीज है तो उस चीज को अपन एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं, वो अपना एक एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट के बाद में अगला पॉइंट आता है इकोलॉजी, है ना। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट आता है इकोलॉजी। क्या होता है इकोलॉजी? तो इकोलॉजी को अपन डिफाइन करते हैं तो इकोलॉजी का मतलब होता है कि साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर, है ना, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग विथ ईच अदर। इस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर खूब सारे बायोटिक फैक्टर है, जीवित फैक्टर है, लिविंग फैक्टर है। और लिविंग के अंदर एनिमल्स है, ह्यूमन है, प्लांट्स है, ये सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट है। और कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे सनलाइट है, एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, या प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन है, स्नोफॉल है, विंड है, ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट है। तो बायोटिक, एबायोटिक बोथ आर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, सो दैट इज ऑल्सो नॉन एज इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को अपन डिफाइन करते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, अ ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science that deals with the interactions of biotic and abiotic factors with each other
नेचर के अंदर जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर है वो एक दूसरे के साथ में जब इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्ट करने की इस फिनोमिना को अपन बात करते हैं या इसको नाम देते हैं इकोलॉजी। तो ये इकोलॉजी वर्ड यहाँ पे आकर के पड़ता है। अगला पॉइंट पूछा जाता है यहीं पर कि नेचर है, तो इस नेचर के अंदर सब्सटेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो फर्स्ट में बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के ऊपर। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या फिर वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल तो कुछ ऐसे सब्सटेंस या ऐसे वेस्ट जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसको कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक बैक्टीरिया सिंपली नेचुरली प्रोसेस से उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। कोई भी सब्सटेंस है जिसको अपन नेचुरली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कोई भी बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन कर सकता है, सनलाइट जिसको ब्रेक डाउन कर सकती है, तो उसको अपन नॉर्मली नाम देते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इसको अपन डिफाइन करते हैं कि अ वेस्ट मटेरियल्स that can be degrade या that can be break down into simplest particles, simplest substances by bacteria, by fungi या फिर by the sunlight natural process. If any substance that can be degrade, that can be break down into simplest substances, so that is also known as biodegradable substances. तो biodegradable का मीन होता है waste material that can be break down into simplest substances by bacteria and fungi। बैक्टीरिया और फंजाई जिनको छोटे पार्टिकल के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, है ना, तो ऐसे पार्टिकल्स और जिसको ब्रेक डाउन किया जा चुका है तो वो नेचर के लिए हार्मलेस होने चाहिए, हार्मफुल नहीं होने चाहिए। तो ऐसे सब्सटेंस को अपन नाम देते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल कुछ याद रखोगे। एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले आता है पील्स ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जियां जितनी भी होती है उन सब्जियों के अंदर या फिर फ्रूट्स के अंदर जो पिलिंग्स होती है, ऊपर से जो अपन पीलर्स करते हैं, तो पिलिंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स, इनकी जो पिलिंग्स होती है उसको अपन नाम देते हैं बायोडिग्रेडेबल। सेकंड आप देखोगे तो सब्सटेंस जितने भी प्लांट और एनिमल किंगडम के अंदर होते हैं, है ना, तो सब्सटेंसेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, प्लांट और एनिमल किंगडम के अंदर जो सब्सटेंसेज है वो सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो क्रॉप का जो रेजिड्यू होता है, फसलों को जब साफ करते हैं तो उसमें जो रेजिड्यू बचते हैं, या फिर किचन के अंदर जो वेस्ट होता है वो भी सारा इसी में होता है। तो नेक्स्ट में है किचन वेस्ट या फिर क्रॉप का रेजिड्यू, तो ये भी इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं तो इसके अंदर जो पेपर है या फिर लेदर है या फिर वुड, लकड़ियां हैं, वो सारा इसमें आता है। नेचुरल फाइबर है, कॉटन है या फिर लीफ है या फिर फ्लावर है, ये सारे इसमें होते हैं। तो कॉटन के साथ में फ्लावर के साथ में लीफ यानी कि लीव्स है, तो ये सारे इसमें होते हैं। और उसके साथ साथ में देखोगे तो पेपर भी उससे है, वुड भी उसमें होते हैं। तो पेपर, वुड्स, तो ये सारे के सारे यहाँ लिखा गया है वुड्स। तो ये सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं जिसको बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा ब्रेक डाउन किया जा सकता है। that can be easily break down into simplest particles or substances and that are harmless, है ना, for nature, so that is also known as a biodegradable। अगला पॉइंट आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मीन होता है ऐसे सब्सटेंसेज जिनको बैक्टीरिया और फंजाई के थ्रू सिंपलेस्ट पार्टिकल्स में उनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सके, एंड दैट इज टॉक्सिक for us and our environment, and that cannot be break down, है ना, that cannot be converted into harmless substances, so that is also known as a non biodegradable substances। तो इसको अपन डिफाइन करने में लिखते हैं the waste materials which can not be converted, cannot be converted, जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, cannot be converted into harmless substance, जिसको हार्मलेस सब्सटेंस में अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उसको अपन नाम देते हैं, और ये मोस्टली टॉक्सिक नेचर के भी होते हैं, एंड दैट आर टॉक्सिक फॉर एनवायरनमेंट, है ना। तो ये नेचर के लिए मोस्टली टॉक्सिक टाइप के भी होते हैं। उसके बाद में इनके कुछ एग्जाम्पल याद रखोगे, और एग्जाम्पल के अंदर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसके अंदर सबसे पहला जो डिजाइन क्या ना एग्जाम्पल है वो रहता है प्लास्टिक। ये प्लास्टिक नेचर के लिए सबसे बड़ा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक के बाद जो आयरन है, आयरन के नेल्स इसमें हो सकते हैं, आयरन नेल्स, लोहे के जो कीले हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके साथ में जितना भी ग्लास है, कांच, तो ये ग्लास भी इधर की तरफ इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो एल्यूमिनियम है, या केन है, या फिर फॉइल्स है, या फिर प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। तो सेकंड में पॉलीथीन, और पॉलीथीन के साथ अगला देखोगे तो डीडीटी, जो तो एक खतरनाक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है डीडीटी। और ये डीडीटी खेतों के अंदर जो फसल होती है, क्रॉप होती है, उसके ऊपर इसको छिड़का भी जाता है, डालते भी है। और जब इसको डालते हैं खेतों के अंदर तो ये तो खुद डिग्रेड नहीं होता है, लंबे टाइम तक जाकर के किसी न किसी रूप में वापस ह्यूमन को डिफेक्ट करता है। तो ये है डीडीटी, जिसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ओके, तो ये डीडीटी सब्सटेंस होता है। यस, इतना कुछ होने के बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इकोसिस्टम के ऊपर। इकोसिस्टम का मतलब अपने सराउंड का कंप्लीट जो ये एनवायरनमेंट है, इसके अंदर बायोटिक भी अबायोटिक भी सारे के सारे कंपोनेंट होते हैं। तो इन सारे कंपोनेंट को अपन कहते हैं इकोसिस्टम। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन इकोसिस्टम के ऊपर। इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में दो पार्ट रहते हैं, और दो पार्ट के अंदर एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है नॉन बायोटिक। तो एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट। दो टाइप के इसमें कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स को आप देखोगे तो इसमें इंक्लूड होते हैं एनिमल्स, उसके साथ में एनिमल्स के साथ साथ में होते हैं प्लांट्स के साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। अबायोटिक या नॉन बायोटिक जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, लाइट है, तो वो सारे होते हैं। इसके अंदर क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर देखोगे तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर जैसे ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी के साथ में नेक्स्ट आप देखोगे तो रेन के साथ में विंड चलती हुई और रुकी हुई है तो उसको अपन एयर कहते हैं। 4 नंबर पे टेम्परेचर के बाद में 5 नंबर पे फैक्टर देखोगे तो 5 नंबर का जो फैक्टर है उसके अंदर अपन बात करते हैं तो सनलाइट इसमें इंक्लूड होगी। सनलाइट के बाद में नेक्स्ट आप देखोगे तो अगला जो कंपोनेंट इसके अंदर होता है उसमें अपन मोस्टली जो सॉइल है उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो सॉइल ना, ये सारे के सारे ऐसे कंपोनेंट है जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। बायोटिक
एबायोटिक, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्ट करने की स्टडी को तो अपन कहते हैं इकोलॉजी, और इस सिस्टम को अपन कहते हैं इकोसिस्टम। ओके, और एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इस सिस्टम का हाइपोथेसिस दिया था। यस, आगे अपन चलते हैं। तो इकोसिस्टम को देखा जाए तो ये भी दो टाइप के होते हैं। जो अपन क्रॉप फील्ड प्रिपेयर करते हैं, खेत तैयार करते हैं, वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। लेकिन जो पॉन्ड है या सी है, समुद्र है, वो सारे के सारे नेचुरल होते हैं। घरों के अंदर छोटा सा अपन जलाशय बना करके, एक्वेरियम बना करके जब मछलियों को पालते हैं तो वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर इकोसिस्टम होते हैं मोस्टली दो टाइप के, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। तो फर्स्ट में बात करते हैं आर्टिफिशियल, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, और दूसरा होता है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम, तो एक नेचुरल इकोसिस्टम है और दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, इस आर्टिफिशियल के अंदर एक तो बात आती है जो क्रॉप फील्ड है, क्रॉप फील्ड है वो इसमें रहता है। क्रॉप फील्ड के साथ जो अपन गार्डन तैयार करते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तीसरा, जो अपन एक्वेरियम तैयार करते हैं घरों के अंदर मछलियों को पालने के लिए आर्टिफिशियली, तो वो आर्टिफिशियल है। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब जो नेचर के अंदर है, जैसे कोई भी रिवर सिस्टम हो गया, या फिर कोई भी पॉन्ड हो गया, या फिर सी है, बड़े समुद्र है, तो ये सारे के सारे नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। और नेचुरल इकोसिस्टम में जो सी है, समुद्र है, वो तो नेचर के अंदर क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक चलने वाले इकोसिस्टम होते हैं, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम का पॉइंट था। और अपन बात करते हैं इसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में। यस, तो फर्स्ट में बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स को अपन कैसे एक्सप्लेन और डिफाइन करें, तो आप लोग देखोगे कि जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, इस बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर सारे के सारे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सिस्टम होते हैं। तो एबायोटिक और बायोटिक दो टाइप के। तो फर्स्ट में अपन अबायोटिक ले लेते हैं, है ना, अबायोटिक। तो अबायोटिक का मतलब होता है कि नॉन लिविंग जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जिसमें सॉइल है, एयर है, वाटर है, वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। तो लिखते हैं नॉन बायोटिक या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग components of an ecosystem. Non-living components of an ecosystem is also known as a abiotic component। और इसके एग्जाम्पल अपने खूब सारे देखे हैं। एग्जाम्पल के अंदर एयर है, वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर के साथ में ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी के साथ में विंड है ना, सॉइल है। ये सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं और साथ में रहते भी है। तो नेक्स्ट बात आती है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब नेचर के अंदर सारे के सारे जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होकर के और बायोटिक कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें मोस्टली 3 लेवल चलते हैं। सबसे पहला जो लेवल होता है वो नेचर के अंदर हमेशा प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं, है ना, प्रोड्यूसर जिसको कहते हैं। और प्रोड्यूसर के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद में वो सारे के सारे नेचर के लिए फूड सप्लाई देने का कार्य करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनको अपन ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर 3 स्टेप चलते हैं। 3 स्टेप के अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको अपन कहते हैं प्रोड्यूसर्स।
प्रोड्यूसर्स, या फिर ये होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। सेकंड जो बायोटेक कंपोनेंट्स का टाइप है उसको अपन नाम देते हैं कंज्यूमर्स। क्या नाम देते हैं? कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स को देखा जाए तो लिखते हैं कि दोज फैक्टर्स या दोज कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम विच डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर ना, जो अपने फूड के लिए कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे, प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं, तो वो सारे के सारे कंज्यूमर होते हैं। अब डायरेक्ट डिपेंड होते हैं तो वो हर्बीवर्स होंगे, इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं तो वो कॉर्निवर्स होंगे, फिर ओमनीवर्स भी हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, ऐसे उनके लेवल चलते हैं। और जब नेचर के अंदर कंज्यूमर्स मरते हैं, डेड होते हैं, तो इनकी बॉडी के जो पार्टिकल्स है ना, तो उस बॉडी के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके और वापस नेचर के अंदर, सॉइल के अंदर ह्यूमस का फॉर्मेशन किया जाता है। और ह्यूमस फॉर्मेशन करने वाले जो कंपोनेंट होते हैं उसको अपन कहते हैं डीकंपोजर्स। तो थर्ड पॉइंट आते हैं, थर्ड जो कंपोनेंट होते हैं उसको कहते हैं डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स, तो ये तीनों फैक्टर होते हैं और ये तीनों फैक्टर बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जिसमें प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डीकंपोजर्स होते हैं। ओके, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर। फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, यस प्रोड्यूसर। और क्या होते हैं प्रोड्यूसर? तो प्रोड्यूसर में लिखते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोड्यूस या प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ऑल्सो नॉन एज अ, या फिर producers also known as क्या कहते हैं इनको? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो अपना खुद का भोजन बेचारे खुद बनाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो नॉन एज ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये एनर्जी को हमेशा प्रोड्यूस करते हैं, तो नोट करते हैं कि इट इज अ मेन एनर्जी या बायोमास प्रोड्यूसर, मेन एनर्जी या बायोमास प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम है उसके अंदर मेनली जो बायोमास प्रोड्यूस करते हैं वो हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं। तो ये प्रोड्यूसर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड ये खुद प्रिपेयर करते हैं। इनके अंदर एक रिएक्शन तुम लोग याद रखोगे फोटोसिंथेसिस की, वो रिएक्शन यूं है, CO2 होती है प्लस H2O होता है, और ये रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, और इनको चाहिए क्लोरोफिल। रिएक्शन जब होती है तो यहाँ से C6H12O6 प्लस O2 प्लस क्या बोलते हैं H2O का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए तुम लोगों को पता है, आगे लगाओगे 6, इधर लगाओगे 12, इधर लगाओगे 6 और इधर लगाओगे 6, 6 12 6 6 लगा करके इस रिएक्शन को कर लोगे बैलेंस। तो ये प्लांट की रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो अपना फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, तो ये रिएक्शन इनके अंदर चलती है, नो प्रॉब्लम। तो ये सारे के सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर के बाद में नेक्स्ट जो सिस्टम चलता है उनको अपन कहते हैं कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर को डिफाइन करते हैं कि एनिमल्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर and prepare their food by the producer is also known as a consumers। और consumers के अंदर अलग अलग levels भी चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट आता है consumers। consumers में लिखते हैं कि those organisms which are directly and indirectly depends
अपॉन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अपॉन किस पे, डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर, आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। तो ये उन पे डिपेंड होती है इसलिए इनको कंज्यूमर कहते हैं। अब कंज्यूमर है तो कंज्यूमर में भी अलग अलग लेवल आते हैं। एग्जांपल देखोगे तो जैसे यहाँ पर घास है तो ये तो हो गई प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद में इसको खाने के लिए जैसे है गोट बकरी, तो बकरी हो गई प्राइमरी कंज्यूमर। बकरी को खाने के लिए अगर यहाँ पर जैकाल भेड़िया है या फिर अपन टाइगर देखते हैं टाइगर, तो ये है सेकेंडरी कंज्यूमर। टाइगर को निपटाने के लिए लॉयन है तो इस लॉयन को कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर अलग अलग टाइप के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और ये है प्रोड्यूसर। ध्यान रखोगे बकरी जो डायरेक्ट ग्रास या घास खा रही है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवर्स होगा, राइट, हर्बीवर्स होगा। ये लॉयन डायरेक्ट घास नहीं खा सकता, ये लॉयन अपना कार्यक्रम बकरी से चलाता है, बकरी को खाएगा, तो इसको अपन कहते हैं कार्निवर्स। thus we can say secondary consumers is also या is always include in the carnivores। और जो टर्शरी होते हैं उस टर्शरी के अंदर खूब सारे लेवल चलते हैं। जो टॉप कंज्यूमर्स भी होते हैं वो ओमनिवर्स भी हो सकते हैं, वो प्योर कार्निवर्स भी हो सकते हैं, इस टाइप के चलते हैं। तो ये बात हो रही थी कंज्यूमर्स के ऊपर। फिर तीसरा जो पॉइंट चलता है उसको अपन कहते हैं डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स और डीकंपोजर्स क्या होते हैं तो इसको अपन दिखाते हैं कि डीकंपोजर्स नोट करते हैं कि एक ऐसे स्पेशल टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं जो अपना जो फूड है वो फूड हमेशा रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं वहाँ से लेते हैं, जिसके अंदर सेप्रोफाइट्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं या फंजाई होते हैं, जो अपना फूड हमेशा सड़े गले जो मटेरियल्स होते हैं वहाँ से लेते हैं। और उसके साथ साथ में कोई भी बड़ा जीव अगर मर जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो जाते हैं उसको इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करने का वर्क भी करते हैं, तो उनको अपन नाम देते हैं डीकंपोजर्स। तो इस डीकंपोजर्स को नेचर के अंदर सफाई करता भी कहते हैं, जिसको अपन नाम देते हैं इसके वेंजर ऑफ नेचर। तो इसको नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज इसके वेंजर ऑफ नेचर। तो इसको नेचर के अंदर सफाई करता के नाम से जानते हैं। इट ऑब्टेंड या फिर इट कन्वर्ट्स इट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको ये चेंज कर देते हैं इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑल्सो प्रोड्यूस ह्यूमस। तो ये ह्यूमस का भी फॉर्मेशन करते हैं, ह्यूमस को भी ये फॉर्म करते हैं, ह्यूमस को भी बनाते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर देखे जाए तो एग्जाम्पल में एक तो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और दूसरा एग्जाम्पल होता है फंजाई। ओके, तो फंजाई और बैक्टीरिया दो इसके अंदर रहते हैं एग्जाम्पल। तो खत्म, ये कुछ नाम डीकंपोजर्स के ऊपर रहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो इकोसिस्टम है उसका आखिर में फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या करते हैं। तो जितने भी इकोसिस्टम होते हैं, पहला तो वो नेचर के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, इकोसिस्टम के अंदर जो इकोसिस्टम है ये नेचर के अंदर ट्रॉपिक लेवल का भी फॉर्मेशन करता है। और थर्ड, ये हमेशा बायोलॉजिकल या फिर जियोकेमिकल एक साइकिल का फॉर्मेशन करता है। कैसे? अपनी बॉडी का फॉस्फोरस नष्ट डेस्ट्रॉय होने के बाद में सॉइल में चला जाता है, वहां से प्लांट लेते हैं, प्लांट से वापस अपन लेते हैं, तो एक जियोकेमिकल साइकिल चलता है। तो उसको भी रेगुलर रखने का काम ये इकोसिस्टम करते हैं। तो बात आती है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कुछ फंक्शंस भी होते हैं
और फंक्शंस को आप देखोगे है ना बायो सिस्टम के अंदर या इकोसिस्टम के फंक्शंस में, तो इसका पहला फंक्शंस होता है इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द बायो जियोकेमिकल साइकिल, है ना। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन बायो जियोकेमिकल साइकिल, तो ये बायो जियोकेमिकल साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड पॉइंट, एनर्जी फ्लो जो होता है ट्रॉपिक लेवल में वो भी इसी के थ्रू होता है। सेकंड पॉइंट, फ्लो ऑफ एनर्जी इन वेरियस ट्रॉपिक लेवल, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के अंदर एनर्जी का फ्लो भी इन्हीं के द्वारा होता है। और थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो प्रोड्यूस बायोमास, है ना, ये बायोमास का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इसके कुछ फंक्शंस रहते हैं नेचर के अंदर, जो इकोसिस्टम में क्या क्या करते हैं। तो ये एनर्जी फ्लो करवाते हैं, बायोमास, है ना, जैव मात्रा बायोमास फॉर्मेशन का काम करते हैं, और उसके साथ साथ में ये हमेशा प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन का भी वर्क करते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल भी यहाँ से रन होती है। तो ये सारे सिस्टम इसमें रहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगला पॉइंट देखा जाए तो प्रोड्यूसर अपन ने पढ़ लिए है, कुछ कंज्यूमर्स के टाइप रहते हैं। तो कंज्यूमर्स बता दूं मैं आपको, जैसे एक मैंने फ्लो चार्ट दिखाया था तो उसमें सारा आ जाएंगे। तो अपन इनके अलग अलग टाइप्स के ऊपर चलते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। तो इनमें पहली बात पूछी जाती है फूड चेन। अरे सर कैसी पेन लेके आए हो, कुछ दिखता ही नहीं है। लो ये कैसी दिख रही है एक बार बताना, है ना। फूड चेन को अपन स्टार्ट करें तो फूड चेन का जो सिस्टम है उसके अंदर होता यह है कि नेचर के अंदर हर एक जीव, है ना, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म टू गेन देयर फूड्स दैट विल डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। कोई भी एक जीव है जो अपने फूड को ऑक्यूपाई करने के लिए, फूड को गेन करने के लिए वो हमेशा एक दूसरे पर डिपेंड होकर के एक कंप्लीट चेन का फॉर्मेशन करता है, एंड दैट चेन इज आल्सो नोन एज अ फूड चेन। तो अपन नोट करते हैं ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस बायोमास, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस एनर्जी, and other organism, other creatures, other organism depend on plants। ओके तो ये प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, और जो दूसरा जीव है उसके ऊपर कोई और आकर के ऐसे डिपेंड रहता है। तो ऐसे डिपेंड रह करके एक कंप्लीट फूड चेन का फॉर्मेशन होता है। और फूड चेन को आप देखोगे तो नेचर में अलग अलग फूड चेन दिखती है। जैसे फर्स्ट में देखोगे तो ग्रास, है ना, तो ये ग्रास है। इस ग्रास के ऊपर ग्रास ऑफर होता है, ग्रास ऑफर। इस ग्रास ऑफर के ऊपर फ्रॉग, मेढक रहता है। इस मेढक के ऊपर कौन रह सकता है, स्नेक। तो ये स्नेक रहता है इसके ऊपर। उसके बाद में आप लोग दूसरा देख सकते हो, जैसे आप लोग कोई प्लांट सिस्टम के बारे में देखो तो प्लांट सिस्टम के अंदर कोई भी बड़ा प्लांट है तो उस प्लांट के ऊपर बर्ड्स ये सिस्टम चल सकते हैं, या फिर ग्रास है तो ग्रास के ऊपर इंसेक्ट होते हैं, फिर फ्रॉग होते हैं, फिर स्नेक सिस्टम चलता है। ग्रास है तो ग्रास के ऊपर इसको भी अपन लेकर के चल सकते हैं। जैसे ये ग्रास के ऊपर कोई भी, जैसे गोट हो गई, और इस गोट के ऊपर टाइगर है, और टाइगर के ऊपर लॉयन डिपेंड है। तो अपन नोट करते हैं कि इन इकोसिस्टम ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म फॉर गेन देयर फूड दैट विल डिपेंड ऑन ईच अदर एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन, एंड दैट चेन इज आल्सो नोन एज अ फूड चेन। तो ये फूड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि जो फूड चेन है, इस फूड चेन के क्या क्या फीचर्स रहते हैं। तो फूड चेन के अंदर ध्यान रखोगे, ये जो फूड चेन होती है, ये फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। यस, ध्यान रखोगे, ये इनके अंदर हमेशा प्रोड्यूसर है। सेकंड पॉइंट, ये इनका प्राइमरी कंज्यूमर है। कैसा, प्राइमरी कंज्यूमर है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखोगे, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवर्स होता है। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवर्स होता है। ये जो टाइगर है ये यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। और ध्यान रखोगे सेकेंडरी कंज्यूमर हमेशा कार्निवोर्स होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर हमेशा कार्निवोर्स होता है। और उधर ध्यान रखोगे लॉयन, और इस लॉयन को कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर, और टर्शरी कंज्यूमर या इसको कहते हैं टॉप कंज्यूमर।
तो ये इसके अंदर अलग अलग सिस्टम चलते हैं। तो ये प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर, इस टाइप के सिस्टम चलते हैं। तो एग्जाम के अंदर इनके कुछ फीचर्स पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं अपन फीचर्स ऑफ एन क्या बोलते हैं, फूड चेन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फूड चेन के फीचर्स के रेस्पेक्ट में आप लोग देखो तो फूड चेन के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है कि ऑल द फूड चेन्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोड्यूसर। सारी की सारी फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है ना। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑल फूड चेन्स आर ओरिजिनेटेड बाय या फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। ओके। सेकंड पॉइंट कहता है कि फूड चेन के रेस्पेक्ट में ये जो फूड चेन होती है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी जो ट्रांसफर होती है एक से दूसरे लेवल के अंदर, तो उसमें भी ये फूड चेन हेल्प करती है। ओके। तो सेकंड पॉइंट, केमिकल एनर्जी इज transferred into further food level। तो ये एक लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो भी केमिकल एनर्जी, वो भी इसी फूड चेन के थ्रू होती है। थर्ड पॉइंट कहता है कि केमिकल एनर्जी जब ट्रांसफर होती है तो ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है ना। तो थर्ड पॉइंट नोट करते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल है ना। जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये हमेशा एक यूनिडायरेक्शनल होता है। ये पॉइंट बहुत परेशान करता रहता है, बार बार परेशान करता है, इसको ध्यान रखोगे। एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शन के अंदर चलती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एक जो फूड चेन होती है उसमें मोस्टली 3 से 4 स्टेप्स भी हो सकते हैं। तो चौथा पॉइंट नोट करते हैं, इट कंटेन्स ऑल्सो 3 to 4 स्टेप्स है ना। तो इसके अंदर 3 से 4 स्टेप भी होते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि जैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे वैसे वैसे फूड चेन उतनी ज्यादा स्टेबल होती जाती है, और किसी भी फूड चेन में जितने कम लेवल होते हैं वो हमेशा अनस्टेबल होती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेज होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स होंगे उतना वो फूड चेन स्टेबल होता है। और किसी भी इकोसिस्टम में जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होते हैं तो वो उतना ही स्ट्रांग होता है। तो ये कुछ सिस्टम इसके रेस्पेक्ट में थे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा जो अलग अलग टाइप की फूड चेन आपस में मिल जाती है। तो फूड चेन के एक दूसरे में एग्रीगेट होने से फूड वेब का फॉर्मेशन होता है। ओके। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं फूड वेब को डिफाइन करें तो इससे पहले अपन इसको लेकर के चलते हैं। और यहाँ पे उगे हुए हैं खूब सारे प्लांट्स, और इस प्लांट्स के ऊपर आप लोग देखोगे तो प्लांट्स के ऊपर गोट, बकरी भी हो सकती है, डियर, हिरण भी हो सकता है, खरगोश या भी हो सकता है, रैबिट हो सकता है, या फिर इसके ऊपर ग्रास ऑफर हो सकता है ना, इंसेक्ट हो सकता है। तो ये सारे इनके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। और ये इसके ऊपर है ग्रास लेवल, ये ग्रास लेवल है। अब इनको खाने के लिए आगे आप लोग व्यवस्था करके दिखा सकते हो। और कैसे व्यवस्था करके दिखाओगे तो ये गोट है, डियर है, रैबिट है, इन सभी को खाने के लिए आप लोग यहाँ दिखा दो। जैसे टाइगर है ना, तो टाइगर किसको निपटा देगा, इसको निपटा देगा, इसको निपटा देगा, इसको निपटा देगा। ग्रास ऑफर ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर निपटा देगा। उसके बाद में ऊपर की तरफ तुम लोग दिखा दो, यहाँ पे लॉयन, यहाँ पे दिखा सकते हो आप लोग फ्रॉग, और किसको दिखा सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो आप लोग स्नेक, तो इनको दिखा सकते हो। अच्छा, लॉयन को देख लो तो लॉयन खरगोश को डायरेक्ट निपटा दे सकता है, स्नेक फ्रॉग को निपटा देगा। अच्छा, यहाँ पे अगर रैबिट क्या नाम, माउस होगा, चूहा होगा,
तो माउस चूहे को ये डायरेक्ट निपटा देगा, फ्रॉग तो नहीं निपटाएगा, ये इधर की तरफ होगा, तो ये सिस्टम हो सकता है। माउस इधर डिपेंड होगा, ये इधर डिपेंड होगा, ये इधर डिपेंड होगा, और यहाँ पे डिपेंड होगा। डियर ये इधर डिपेंड होगा, ये डिपेंडेंसी होगी, ये डिपेंडेंसी ऐसे होगी। तो अलग अलग टाइप के फूड चेन जब एक दूसरे में एग्रीगेट हो जाती है तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं फूड वेब। तो फूड वेब का मतलब होता है कंप्लीट एक जाल बन जाता है, और ये जाल तभी बनेगा जब उसमें डिफरेंट या फिर अलग अलग फूड चेन एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाती है। अब देखिए बात ये है कि ये जो लेवल है, इस लेवल को अपन कहते हैं प्रोड्यूसर, ये है प्रोड्यूसर, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। और ध्यान रखोगे प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बी वोर्स होता है। ये होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमेशा कार्निवोर्स होता है। क्या होता है? कार्निवोर्स। इसको देखोगे तो ये है टॉप कंज्यूमर्स, टॉप कंज्यूमर्स। तो ये कुछ लेवल चलते हैं और इस लेवल के अंदर अलग अलग फूड चेन एग्रीगेट होकर के फूड वेब का फॉर्मेशन करती है। एक चीज, और सर क्या एक चीज, यस। नेक्स्ट बात आती है कि ये जो अलग अलग इसके लेवल है, तो ये लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, ये इसका फोर्थ लेवल है। ऐसे जो अलग अलग लेवल होते हैं, है ना, जो वेरियस स्टेप्स होते हैं ऑफ फूड चेन आर ऑल्सो नोन एज अ ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल भी इसके अंदर चलते हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? तो ट्रॉफिक लेवल, नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है, ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल को अपन डिफाइन करवाते हैं। ट्रॉफिक लेवल में अपन लिखते हैं कि क्या लिखते हैं वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन, है ना, अलग अलग स्टेप्स, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फूड वेब, फूड वेब। फूड वेब के अंदर जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, फूड चेन के अंदर जो स्टेप्स होते हैं, फूड वेब एंड इन क्या बोलते हैं, फूड चेन। तो फूड चेन और फूड वेब के अंदर जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, दैट स्टेप्स इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ओके, तो इसको ट्रॉफिक लेवल के नाम से जानते हैं। जैसे ग्रास है, ग्रास के ऊपर कोई इंसेक्ट है, फिर फ्रॉग है, फिर स्नेक है, स्नेक के ऊपर हॉक भी तो हो सकता है। तो ये डिफरेंट अलग अलग इसके फूड के अंदर ट्रॉफिक लेवल रहते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल में आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर ग्रास है और ग्रास के ऊपर कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट के ऊपर फ्रॉग है, फ्रॉग के ऊपर स्नेक है, और स्नेक के ऊपर हॉक है। तो ये जो फूड चेन है, इस फूड चेन के अंदर जो अलग अलग स्टेप्स है, दीज स्टेप्स आर ऑल्सो नोन एज अ ट्रॉफिक लेवल। ध्यान रखोगे इस ट्रॉफिक लेवल के अंदर आप लोगों ने अगर फ्रॉग को हटा दिया, बीच में से मार दिया, खत्म कर दिया, तो इंसेक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और स्नेक बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि स्नेक डायरेक्ट इंसेक्ट को बहुत कम खाते हैं, खा ही नहीं पाते, है ना। हॉक कंप्लीटली डिपेंड है स्नेक के ऊपर। अगर आपने स्नेक को कम कर दिया तो हॉक ऑलरेडी कम हो जाएंगे। तो ये फूड चेन के अंदर चीज चलती है, इसको ध्यान रखोगे। ओके, तो ये फूड वेब हो चुकी है, फूड चेन हो चुकी है। अगला पॉइंट आता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। क्या बात आती है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो फूड चेन, फूड वेब के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स पे अपन बात करते हैं। नेचर के अंदर कैसे कैसे पिरामिड चलते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये कलर दिखेगा नहीं, ये ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये जो पिरामिड्स की हाइपोथेसिस है, अवधारणा है, ये सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने दी थी और ये इंसिडेंट 1927 का है, इसलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड्स भी इसको कहते हैं। एल्टोनियन पिरामिड्स क्या है, इसको अपन डिफाइन करें तो एक नेचर के अंदर जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल है, नंबर ऑफ फूड चेन है, फूड वेब है, इन सभी को जब अपन ग्राफिकल मेथड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, दैट इज ऑल्सो नॉन एज अ पिरामिड्स, है ना। तो पिरामिड्स क्या होते हैं? तो पिरामिड में अपन डिफाइन करते हैं, लिखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
graphical representation of number of organism के साथ में flow of energy and amount of biomass if that is represented by graphical method is called क्या कहते हैं इनको कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो ये सारे के सारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स को जब अपन शो करते हैं तो एक चीज ध्यान रखोगे, पॉइंट आता है नंबर्स का पिरामिड, है ना। तो ग्रास रूट और ग्लास लेवल के अंदर नंबर का पिरामिड्स, नंबर के पिरामिड को आप देखोगे तो नंबर का पिरामिड बनेगा कुछ ऐसा। और नंबर का पिरामिड जब बनता है तो नंबर के पिरामिड को जब अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है कुछ ऐसे। और इसके अंदर होते हैं अलग अलग लेवल, और ये इसका एक लेवल है, ये इसका दूसरा लेवल है, ये इसका तीसरा लेवल है और ये इसका चौथा लेवल है। और इस लेवल के अंदर आप लोग रिप्रेजेंट करोगे तो ये है यहाँ पर प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर की मान लो संख्या यहाँ पे 10,000 है। तो प्रोड्यूसर के बाद में यहाँ पे होंगे हर्बीवर्स या फिर जिसको अपन कह सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स की संख्या ना यहाँ पे 1,000 ही होगी। कितनी होगी? 1,000। इनकी संख्या जो रहने वाली है वो 10,000 के ऊपर सिर्फ 1,000 होगी। प्रोड्यूसर ये प्राइमरी कंज्यूमर। फिर उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर, तो इनकी संख्या 100 ही होगी। फिर उसके बाद में होती है टॉप कंज्यूमर, तो उनकी संख्या 10 ही होगी। मतलब ये कहते हैं कि जब अपन किसी भी इकोसिस्टम में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसको अपन जब रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, तरीका है, इसको अपन कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। और इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ये पिरामिड जो चलता है, ये पिरामिड हमेशा इरेक्ट चलता है या अपवर्ड चलता है, तो इसको कहते हैं अपवर्ड या फिर इरेक्ट या फिर अपवर्ड पिरामिड। तो ये इरेक्ट होता है, अपवर्ड होता है, या इसको स्ट्रेट पिरामिड भी कहते हैं। स्ट्रेट बोला जाए तो ये सीधा पिरामिड भी होता है। ओके, तो ये सीधा पिरामिड होता है। कई बार ये पिरामिड जब होते हैं तो ये पिरामिड एक्वेटिक सिस्टम के अंदर, एक्वेटिक सिस्टम, और इस एक्वेटिक सिस्टम के अंदर बायोमास का पिरामिड बनाते हैं। बायोमास के पिरामिड भी बनाए जाते हैं। और एक्वेटिक सिस्टम में बायोमास के पिरामिड जब बनते हैं तो ध्यान रखोगे बायोमास के अंदर जो एक्वेटिक सिस्टम है उस एक्वेटिक सिस्टम में सबसे पहले क्या ये हो रहा है रे, तो एक्वेटिक सिस्टम के अंदर जो आप देखोगे प्रोड्यूसर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, उनका मास बहुत कम होता है। फिर इनके ऊपर जो डिपेंड होते हैं उनका मास काफ़ी हाई होता है। फिर इनके ऊपर जो डिपेंड होते हैं उनका मास और ज़्यादा होता है। इनके ऊपर जो डिपेंड होते हैं उनका मास और भी ज़्यादा होता है। तो इस टाइप से जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्वेटिक सिस्टम के अंदर इस टाइप के जब ग्राफ बनते हैं तो सबसे नीचे की तरफ तो यहाँ पे होते हैं प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर का मास बहुत कम होता है। इसके ऊपर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। जो एक्वेटिक सिस्टम है उसमें प्रोड्यूसर जो होते हैं वो होते हैं जू प्लैंकटन, ये जू प्लैंकटन होते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद में टर्शरी कंज्यूमर। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और टर्शरी में जाओगे तो यहाँ पर ब्लू व्हेल मछली आती है,
और ब्लू व्हेल है या फिर शार्क है, तो उनकी बॉडी का मास बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा मास होता है। तो जिनमें मास ज्यादा है, नीचे मास कम है, तो इस टाइप का जब ग्राफ चलता है तो इनको कहते हैं इन्वर्टेड ग्राफ, है ना। ये ग्राफ चलता है उल्टा, तो ये ग्राफ या फिर जिसको अपन पिरामिड कहते हैं, तो ये इन्वर्टेड पिरामिड होते हैं, उल्टे पिरामिड होते हैं। तो ये इन्वर्टेड या उल्टे पिरामिड चलते हैं। तो ये सिस्टम भी आप लोगों ने देख लिया है। अगला पॉइंट कहता है कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है पिरामिड के अंदर, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन पिरामिड्स, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी के पिरामिड को देखोगे तो वो भी सिस्टम इसमें पूछा जाता है, और वो सिस्टम पूछा जाता है कुछ ऐसे, ऐसे का मतलब ऐसे। और फ्लो ऑफ एनर्जी का पिरामिड जब अपन पूछते हैं तो फ्लो ऑफ एनर्जी का पिरामिड जो चलता है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी के अंदर आप देखोगे तो एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी चेंज होती है वो एनर्जी ओनली 10% ही ट्रांसफ़र होती है। एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल के अंदर जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो इसके अंदर ये होते हैं प्रोड्यूसर्स, और ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और ये होते हैं टॉप कंज्यूमर्स, ये रहते हैं। अगर इनके पास में एनर्जी 10,000 जूल है ना, वैसे इस एनर्जी को किलोग्राम प्रति किलो जूल में रिप्रेजेंट किया जाता है। एनर्जी जो होती है इस एनर्जी को किलोग्राम प्रति किलो जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, 10%। तो 10,000 का 10% हो जाएगी 1000 जूल ट्रांसफर होगी। फिर अगले ट्रॉफिक लेवल में ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, मतलब 100 जूल ट्रांसफर होगी। फिर आगे 100 का 10% यानी कि 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर होती है। और एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो इसको कहते हैं 10% रूल। ओके, 10% रूल कहते हैं। और ये रूल सबसे पहले दिया था साइंटिस्ट लिंडेमान ने। साइंटिस्ट का नाम लिंडेमान है, 1942 की इंसिडेंट है, इन्होंने प्रोवाइड किया था। एक चीज और ध्यान रखोगे, जो सनलाइट है, इस सनलाइट से जो एनर्जी आती है, इस सनलाइट की टोटल एनर्जी में से ओनली 1% एनर्जी फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूसर इसको कंज्यूम कर पाते हैं। ओनली 1% सन लाइट एनर्जी इज कंज्यूम्ड, है ना। ओनली 10% एनर्जी होती है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होती है, बाकी सारी की सारी एनर्जी नेचर के अंदर ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये चीज भी तुम लोग याद रखोगे। और एक लेवल से अगले लेवल में ओनली 10% एनर्जी चलती है। और एक चीज इसमें एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनली चलती है। अगला पॉइंट, किसी एक लेवल को हटा दोगे तो नीचे वाले ज्यादा बढ़ेंगे, ऊपर वाले खत्म भी हो जाएंगे। किसी भी इकोसिस्टम में जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्रॉफिक लेवल ज्यादा होंगे वो हमेशा स्टेबल होता है। और प्रोड्यूसर जितने भी होते हैं वो केमिकल एनर्जी के, मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में प्रोड्यूस भी करते हैं। प्रोड्यूसर्स जितने भी होते हैं वो प्रोड्यूसर हमेशा इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर हमेशा ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। ओके, तो ये मामले यहाँ पर चलते हैं। और एक लेवल से अगले लेवल में ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिसको अपन 10% रूल के नाम से भी जानते हैं। खत्म। अगला पॉइंट पूछा जाता है एक खतरनाक, जिसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन। और बायो मैग्निफिकेशन क्या है? तो बायो मैग्निफिकेशन, अरे ये कहाँ आ गया बीच में, बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन को मैं डिफाइन करूं तो बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जितने भी एक्वेटिक सिस्टम होते हैं, मतलब जलीय तंत्र, या फिर कोई भी एक फूड का जो वेब होता है, उस फूड वेब के अंदर जब नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल सब्सटेंस जब एक साथ एग्रीगेट होकर के जब बूम करते हैं,
है ना, कोई भी जहरीला पदार्थ किसी एक फूड चेन में घुस गया और वो आगे से आगे जब फैलता जाता है, आगे से आगे फैलता हुआ जब टॉप कंज्यूमर्स तक पहुंच जाता है, कौन, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज, तो उस सिस्टम को अपन कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन को अपन डिफाइन करते हैं कि अ प्रोसेस इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज एक्यूमुलेट in the larger to larger concentration, higher to higher concentration, and that is approach to top consumers, है ना। तो नोट करते हैं, process in which non biodegradable substances accumulate in food chain and approach to top consumers with higher concentration, with higher concentration is called biomagnification, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक फूड चेन है, उस फूड चेन के अंदर कोई भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का बेस्ट एग्जांपल है DDT, जिसका नाम है पैराडैश डाई क्लोरो, उसके बाद में डाई फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये तो है इसका कंप्लीट नेम। क्या नाम है, पैराडैश डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका कंप्लीट नाम रहता है। और जब ये फूड चेन के अंदर आगे से आगे ट्रांसफर होते हैं, तो ट्रांसफर होते हुए ये टॉप कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं, बहुत हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, तो इस सिस्टम को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। कोई भी जहरीला पदार्थ आगे से आगे पहुंचता हुआ जो टॉप कंज्यूमर्स की फूड चेन है वहां तक अगर अप्रोच करता है, तो उसको अपन नाम देते हैं बायोमैग्निफिकेशन। खत्म। यस, इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक लास्ट में दे रखा है कि जो एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट के अंदर ये जो पॉल्यूशन का सिस्टम है, वो पॉल्यूशन का सिस्टम क्या है उसके बारे में अपन कुछ बातें करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज दैट अफेक्ट द एनवायरमेंट। ह्यूमन एक्टिविटी दैट अफेक्ट्स एनवायरमेंट, ना, ह्यूमन की एक्टिविटी जहां से एनवायरमेंट कहीं न कहीं अफेक्टेड होता है, तो उस अफेक्टेड होने की सिस्टम को अपन देखते हैं कहां से होता है। तो कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज होती है जहां से एनवायरमेंट बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, जिसका पहला सिस्टम होता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, है ना, ये ह्यूमन खूब करते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो इसके थ्रू होता है। सेकेंड सिस्टम अगर देखा जाए एक्टिविटी के अंदर, तो वो होता है ओजोन डिप्लेशन, तो इसके अंदर भी ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन रहता ही है, नो डाउट। ओजोन डिप्लेशन तीसरा सिस्टम यहां से पूछा जाता है, और वो थर्ड सिस्टम होता है वेस्ट डिस्पोजल, है ना, वेस्ट सब्सटेंसेज होती है, तो वेस्ट डिस्पोजल। और चौथा सिस्टम जो ह्यूमन की एक्टिविटी के अंदर रहता है, वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये चार सिस्टम हैं जो ह्यूमन की एक्टिविटी में होते हैं, और कहीं न कहीं ये नेचर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर ये कहीं न कहीं उसको अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यस, तो अपन वापस एक नंबर पे बात करते हैं, है ना। एक ही सिस्टम ज्यादातर अपने सिलेबस में चलेगा, वैसे अपन कुछ बातें करेंगे सभी के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर है क्या। तो ओजोन लेयर के ऊपर अपन चलते हैं। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर,
डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की रेस्पेक्ट में बात करें अपन तो ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है अर्थ के अराउंड में, अर्थ के सराउंड में, जैसे ये अर्थ है तो इस अर्थ के चारों ओर एक ऐसी लेयर पाई जाती है। बीच में सेट नहीं हो रही है, इधर उधर है, कोई नहीं, आप लोग इसको बर्दाश्त करो। तो अपन बना देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। यस, ये है चारों तरफ एक ओजोन की लेयर, ये है ओजोन की लेयर्स। वाह कितना मस्त आज चल रहा है। ये है ओजोन की लेयर, और ये जो ओजोन की लेयर है ये सनलाइट से आने वाली जो हानिकारक हार्मफुल जो रेज होती है उनको कहीं न कहीं रोकने का कार्य करती है। तो ये ओजोन लेयर है ना, ये साइड में है ओजोन लेयर। और ध्यान रखोगे ये ओजोन लेयर जिस स्फीयर के अंदर होती है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ये रहती भी है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर रहती है। अगला पॉइंट होता है कि ये जो ओजोन लेयर है ये सूर्य से आने वाली, ये सन और सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनको, ये जैसे आप देखोगे ये रे जो डायरेक्ट अप्रोच कर रही है ये रे है विजिबल रे। तो विजिबल रे तो यहां तक आ जाती है, ये तो है विजिबल रे। कैसी? विजिबल रे है, तो विजिबल रे तो यहां तक आती है, लेकिन जैसे ही अल्ट्रावायलेट रे यहां तक आती है तो अल्ट्रावायलेट रे को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ इसको रिफ्लेक्ट कर देती है ना, रिफ्लेक्ट कर देती है। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रे को रिफ्लेक्ट कर देती है या इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। खूब सारी ये अल्ट्रावायलेट रे आ रही है और ये अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अल्ट्रा वायलेट रे और अल्ट्रावायलेट रे को ये कर लेती है एब्जॉर्ब, है ना, ये एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्ट अपने तक अप्रोच कर जाए तो अपनी बॉडी में स्किन कैंसर हो जाता है, खूब सारा इकोसिस्टम डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए विजिबल रे को तो ये आने देती है लेकिन अल्ट्रावायलेट रे को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर का कार्य करती है। ओजोन लेयर जो है ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव ये ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करती है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है और प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में ये फॉर्मेशन करते हुए रहती है। और ये बीच में है अर्थ। अगर कुछ ऐसे अपन यूज लेते हैं सब्सटेंसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ज्यादातर फ्रिज में काम में ली जाती है, रेफ्रिजरेटर के अंदर काम में ली जाती है। उसके साथ में खूब सारी पैकिंग सब्सटेंस में CFC का यूज लेते हैं। ये CFC निकल करके जब ओजोन लेयर तक जाती है तो ओजोन लेयर को ये डिप्लीट कर देती है, और जब ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू इस ओजोन लेयर का हो जाता है डिप्लेशन। और जब डिप्लेशन होता है तो अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्ट सन की जो अल्ट्रावायलेट रे है वो डायरेक्ट अर्थ तक अप्रोच करती है। तो ये प्रोसेस चलता है ना। तो इसको रोकने के लिए काफ़ी सारे प्रोसेस हुए और प्रोसेस के अंदर सबसे पहले देखा गया कि ओजोन जो लेयर है वो डिप्लेट हो रही है, और ओजोन लेयर डिप्लेट होने का जो मामला है वो सबसे पहले 1980 के दौरान लोगों को पता चला, और 1985 के अंदर 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता, क्योंकि उस दिन ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है वहां पे एक वियना समिति का गठन हुआ था ओजोन के लेयर को डिप्लीट को रोकने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है और ओजोन का जो डिप्लेशन है वो ज्यादातर CFC करती है, और CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसका पूरा नाम है फ्लोरोकार्बन, और ये ओजोन को डिप्लीट करने का कार्य करती है। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ये होती भी है।
स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर होती है और इसको रोकने का कार्य करती है, किसको, मतलब यूवी को रोकने का कार्य करती है। तो ये कुछ पॉइंट याद रखोगे। सीएफसी के बारे में देखा जाए तो सीएफसी के भी कुछ यूज है, और सीएफसी के यूज में अगर देखा जाए तो ये पहला तो इसका यूज होता है फ्रिज के अंदर, एसी के अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका कहीं यूज करते हैं, एरोसॉल में इसका यूज करते हैं, फोम में यूज करते हैं, और पैकिंग सब्सटेंस में भी सीएफसी का यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद में तुम लोग याद रखोगे कि इस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए सीएफसी को कंट्रोल करना बहुत नितांत आवश्यक समझा गया। तो इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया यूएनईपी, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, है ना, नेशंस यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम चलाया गया 1980 के अंदर। सबसे पहले ऐसा पता चला कि इस ओजोन की जो लेयर है वो कहीं न कहीं डिप्लीट हो रही है, तो 1980 में पता चला। फिर 1985 के अंदर 1985 के अंदर ये मामले सारे एक्टिव हुए, और 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद में क्योटो प्रोटोकॉल आया, जहां से इसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा रहा है। ओजोन के रोल को अगर देखा जाए तो ये ओजोन जो रोल है, ओजोन जो लेयर है, ये ओजोन लेयर अपने चारों तरफ ओजोन का रोल, ओजोन, ये ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ये एक क्या बोलते हैं, ब्लू कलर की, है ना, ब्लू पर्पल कलर की एक पॉइजनस गैस है, पॉइजनस गैस है, और ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है। इसका मेन बेसिक फंक्शंस होता है कि ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को ये कवर कर लेती है या फिर इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये अल्ट्रावायलेट को कर लेती है एब्जॉर्ब। सेकंड पॉइंट, जो अल्ट्रावायलेट है ये अगर नहीं कैप्चर होता है बॉडी में तो कैंसर हो जाता है, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में वर्क करती है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है जो गार्बेज मैनेजमेंट है या फिर वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका भी कुछ पॉइंट पूछा जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट या फिर गार्बेज मैनेजमेंट। गार्बेज मैनेजमेंट के अंदर घरों के जो स्क्रैप्स है, यानी कबाड़ है, मेटल्स है, पेपर्स है, प्लास्टिक है, इनको भी कहीं न कहीं मैनेज करना बहुत जरूरी है। और मैनेज करने के लिए कुछ सिस्टम चलाते हैं जिसको तुम लोग याद रखोगे, जिसमें पहला अपन इनको कहते हैं रिसाइकलिंग करना। ज्यादा से ज्यादा हो सके इतना हर चीज को रिसाइकिल करना चाहिए, है ना। रिसाइकिल अगर करोगे तो इससे नए सोर्स को एक्सप्लॉइट करने में कम एनर्जी खर्च भी होती है, और रिसाइकलिंग करोगे तो हमेशा ये वॉल्यूम जो होता है उसको भी रिड्यूस करने का कार्य करता है। तो हमेशा घरों के अंदर जो कचरा होता है उसको रिसाइकलिंग करना चाहिए। रिसाइकलिंग के बाद में, है ना, तो एडवांटेज रिसाइकलिंग रहता है। तो रिसाइकलिंग के बाद में सेकेंड जो पॉइंट अपन यूज लेते हैं वो होता है रीयूज। तो ये रीयूज करना चाहिए। उसके बाद में रिफ्यूज, ये वर्ड भी आजकल यूज होता है। और चौथा पॉइंट आता है रिड्यूस। तो किसी भी चीज को कम से कम यूज करना चाहिए। ये 4R सिस्टम है, 4R सिस्टम है, इनको तुम लोग ध्यान में रखोगे। उसके बाद में कचरे को मैनेज करने के लिए अपन ज्यादातर लैंडफिल काम में लेते हैं। लैंडफिल, कचरे को जमीन में दबा करके और ऊपर साफ रेत डाल देते हैं ताकि वो अंदर का कचरा टाइम के साथ में सड़ जाता है ना, उसका कंप्लीट वहां पे कंपोस्टिंग हो जाती है। तो लैंडफिल कराते हैं। लैंडफिल के बाद में जो हॉस्पिटल का कचरा होता है ना, मोस्टली हॉस्पिटल का कचरा होता है या पेट्रोल का होता है। तो हॉस्पिटल के जो कचरे होते हैं उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर, इवन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर उनको वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन, तो ये इंसिनरेशन होता है, वहां पे इवन बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर इनको कहीं ना कहीं ट्रीट करते हैं। उसके बाद में घरों के अंदर जो सीवेज है उस सीवेज लाइन को भी देखा जाता है। सीवेज
ट्रीटमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट का मामला जहां तक चलता है तो सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर इसको कंप्लीट ट्रीटमेंट जब करवाते हैं तो हाउस होल्ड में जितना भी फीकल्स है, फिसेज है, ह्यूमन एक्सक्रेटा है, ये सारे के सारे पाइपलाइन के थ्रू अंडरग्राउंड होते हुए ये सारे के सारे एक जगह कलेक्ट करके फिर इसके अंदर फिजिकली केमिकली मेथड के द्वारा इसको पूरा ट्रीट करते हैं, जहां से बायोकेमिकल प्रोडक्ट जब अलग होते हैं तो उनसे बायोगैस बनती है, मैन्योर्स खाद बनाई जाती है, तो इस हिसाब से इनको अलग किया जाता है। एक लास्ट में पॉइंट दे रखा है कि नेचर के अंदर एक कुल्हड़ का सिस्टम भी चलाया था आज से काफी टाइम पहले। रेलवे स्टेशनों के ऊपर या फिर मार्केट के अंदर प्लास्टिक के कप को बंद किया गया और वहां पर जो मिट्टी है उस मिट्टी के से बने हुए क्ले कप यूज लिए गए थे, क्ले कप्स यूज लिए गए थे जिसको अपन कुल्हड़ के नाम से जानते हैं। कुल्हड़्स यूज किए गए थे और कुल्हड़्स का सिस्टम देखोगे तो ये इस टाइप के कुल्हड़ यूज किए गए थे, है ना। तो ये कुल्हड़ यूज किए गए थे। वैसे कप टाइप का सिस्टम रहता है और इसके अंदर लोगों को चाय परोसी जाती थी, है ना। तो चाय नाश्ता इसके अंदर परोसा जाता था, लेकिन लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर जाकर के पता चला कि ये जो कुल्हड़ है इस कुल्हड़ को बनाने के लिए खूब सारी जो ऊपर की टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल सबसे ऊपर की होती है, तो वो इसके अंदर कंज्यूम हो रही है। प्लस इस मिट्टी के कुल्हड़ को पकाने के लिए खूब सारे कोल या फिर काऊ डंग, है ना, काऊ डंग जो गाय के गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं वो भी इसमें खूब सारे यूज होते हैं। इसलिए इसके कारण सॉइल भी डिप्लेट हो रही थी, सॉइल की फर्टिलिटी जो थी ऊपर की वो इसके साथ में खत्म होती जा रही थी, खूब सारा पॉल्यूशन हो रहा था। इसलिए फिर सरकार ने इसको वापस बंद करना उचित समझा। तो ये कुल्हड़ का सिस्टम भी पूछा जाता है। तो इस टाइप से आपका ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। आपने अच्छे से इस क्लास को कंप्लीट देखा। मैं वापस एक बार कह देता हूं, इस क्लास को आप लोग नए हो तो बिल्कुल एकदम इसको सब्सक्राइब आप लोग करें और अपने दोस्तों के साथ में आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और क्लास को आप लोग लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। नेक्स्ट चीज, आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखा है मैंने ऐप का, जहां से आप सीधे साइंस एवरीथिंग ऐप का प्लेटफॉर्म इंस्टॉल होगा, जिसको आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लोगे और अपने मोबाइल के अंदर इसको आप एक्सेस करोगे। तो इसके अंदर कंप्लीट इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, क्लास 10th के अंदर हैंड रिटन नोट्स, क्लास की पीडीएफ और सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, प्लस टेलीग्राम और यूट्यूब और जो व्हाट्सएप ग्रुप है सभी के वहाँ पे लिंक है। तो आप कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस क्लास को बहुत अच्छे से आप लोगों ने अफेक्शन दिया, उसके लिए थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय। ओके।